बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जितने भी इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यूज़ होंगे उनको एक बार हम गो थ्रू कर लें। और जितने भी एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि इवन एक्सरसाइज में यूज़ नहीं हो रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस तरह हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कहीं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि उनको किसी हद तक एक्सप्लेन कर दिया जाए इस वीडियो के अंदर ही। तो अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हैं तो आप कॉन्सेप्ट वाले सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि आपको एग्जांपल्स करने की ज़रूरत नहीं है तो आप उनको भी स्किप कर सकते हैं। तो मैं ये करूँगा कि मैं वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में टैग्स डाल दूँगा। तो आपने जिस भी सेक्शन में किसी क्वेश्चन पे, किसी एग्जांपल पे, किसी कॉन्सेप्ट पे जाके स्किप करके जाना हो तो आप उस सेक्शन में जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर सिंपली जो कि है, एक तो डेफिनेशन है जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है। इसको अगर आप ट्रांसलेट कर लें तो ये कहती है कि भाई कोई भी नंबर जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर है। पी और क्यू क्या है? पी और क्यू बेसिकली इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, और इसी तरह ज़ीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर जो है वो इंटीजर्स में आता है। और इसके अंदर एक सिर्फ कंडीशन है रैशनल नंबर्स के अंदर कि क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। इसके ऊपर फर्दर डिटेल में हम किसी दिन जाएंगे कि क्यू को ज़ीरो क्यों नहीं रखा जा सकता। फ़िलहाल आप मेरे पे भरोसा कर लीजिए कि क्यू को जो है वो ज़ीरो नहीं रखा जा सकता। अच्छा, कुछ नंबर इस तरह के होते हैं कि आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये इरेशनल है क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। लेकिन आप कह लें कि उसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करके या थोड़ा सा उसको मैथ को जो है ना वो रीअरेंज करते हुए, नंबर्स को कोई ट्रिक्स थोड़ी सी लगाते हुए आप उस नंबर्स को वापस लेके आ सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना कि भाई आपको लगे कि भाई ये तो कोई नंबर आपने देखा, मसलन अंडर रूट 16 की एग्जांपल ले लीजिए, कि आपको लगे कि भाई ये तो स्क्वायर रूट है, ये तो पहली तो बात है कि ये पी बाई क्यू में नहीं, दूसरा स्क्वायर रूट भी है, तो ये तो चलो रैशनल नंबर ही नहीं है। तो आप ये देखें, आप देखेंगे कि भाई अंडर रूट 16 है तो 16 बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? कि 4 का स्क्वायर है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं कि 4 के स्क्वायर की फॉर्म में। स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये 4 है बेसिकली अंडर रूट 16। और 4 को आप लिख सकते हैं 4/1। तो 4 उसका पी हो गया और 1 उसका क्यू हो गया। तो अंडर रूट 16 इसका मतलब है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है सिंप्लीफाई करने के बाद। तो अंडर रूट 16 इसका मतलब है कि रैशनल नंबर हुआ। इसी तरह कुछ नंबर इस तरह के होते हैं जो कि ना रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग होते हैं मतलब कि वो रिपीट होते हैं। रिकरिंग का मतलब बार बार आना उनका। तो कोई एक नंबर है जैसे 0.33333333 एक नंबर है, तो वो भी एक रैशनल नंबर है। अब हम इसको आगे देखेंगे कि वो कैसे रैशनल नंबर है, उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक और नंबर है 0.12 857 अब इसमें जो पार्ट है ना 142857 ये रिपीट हो रहा है। इसके एक तो रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप इसको लिख लें 0.142857, या आप लिख लें कि 0.142857 0.142857 बार बार लिखें, या आप 142 857 के ऊपर एक बार लगा लें जिससे पता चलेगा कि वो रिपीट हो रहा है। तो वो भी एक रैशनल नंबर है। इसको कन्वर्ट करके 1/7 लिखा जा सकता है। इस चीज़ को हम एक बार मैं पेपर में भी आपको बताऊंगा किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये रैशनल है कोई नंबर या नहीं। और दूसरा मैं एक तरीका भी आपको बताऊंगा कि आप कैलकुलेटर में भी आप अपने जो कि है जो एग्ज़ाम में आपको अलाउड होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये नंबर जो कि है वो रैशनल है या नहीं है। अच्छा, अब कुछ नंबर आगे देखते हैं कि भाई इरेशनल होते हैं। इरेशनल की सिंपल सी डेफिनेशन आप पूछें भाई इरेशनल नंबर्स क्या हैं, तो इरेशनल नंबर आप कह लें कि भाई जो नंबर रैशनल नहीं होता वो इरेशनल होता है। तो इसी चीज़ को अगर आप वर्डिंग के फॉर्म में लिखें तो पहले आपने कहा था कि भाई जो नंबर जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल है। तो इरेशनल होगा कि भाई जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके वो इरेशनल है। अब इसकी कोई कैसी एग्जांपल्स हैं कि भाई कोई नंबर है जो कि स्क्वायर रूट में है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, प्राइम नंबर्स हैं सपोज। मसलन अंडर रूट ऑफ 11 है, अंडर रूट ऑफ 2 है, अंडर रूट ऑफ 7 है, अंडर रूट ऑफ 13 है, कि भाई जिनके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन के वो कैंसिल आउट नहीं करेंगे अंडर रूट को, तो वो जो कि रैशनल नंबर्स हैं। एक है भाई पाई, पाई जो कि है वो एक रैशनल नंबर है। इसी तरह कोई भी नंबर आप ले लें जिसमें जो डेसिमल फॉर्म में हो लेकिन उसमें कोई आप सीक्वेंस ना बना सकें, जैसे कि 1.5472376513, मतलब ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा पॉइंट के बाद। अगर आप देखें कि आप कोई रेपिटेशन निकाल सकें कि भाई शायद ये 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं, शायद ये 5 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो वो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स भी जो कि हैं ये दो तरह के होते हैं। तो वो तो हमने सिंपली देख लिया कि भाई जो नहीं है रैशनल वो तो इरेशनल है। लेकिन अगर जो रैशनल है उसमें भी दो टाइप्स हैं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, और एक रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि रिकरिंग डेसिमल होते हैं।
अब आप पूछेंगे कि अच्छा भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसा कि आपको उसके नाम से पता चल रहा है कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखो उसमें देखिए टर्मिनेट का लफ्ज़ आ रहा है। टर्मिनेट का लफ्ज़ आपको ये बताता है कि भाई ऐसा नंबर जो कि डेसिमल जो डिजिट्स है ना जिसके वो टर्मिनेट हो जाए, मसलन कि 0.25 है तो दो डेसिमल डिजिट्स के बाद ये नंबर ख़त्म हो गया। 0.357 है तो ये तीन डेसिमल डिजिट्स के बाद ये नंबर ख़त्म हो गया। जैसे 0.000152 है तो 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद ही ख़त्म हो गया। मतलब कि फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं उसकी, जिनको कि आप गिन सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये नंबर ख़त्म हो जाता है। इनको आप कहते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि इनकी एक टर्मिनेशन एग्जिस्ट करती है। ऐसे नंबर्स को आप लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स की फॉर्म को, इनको कन्वर्ट करके पी वाई क्यू में ला सकते हैं, इसलिए ऐसे सारे नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। फिर होते हैं एक रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, इनडेफिनेटली रिपीट होना। तो रिकरिंग डेसिमल वो नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल पार्ट जो है वो रिपीट होता रहता है। जैसे 0.22222 अगर एक नंबर है तो इसमें टू जो कि है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप इसको एक फर्दर एक रिप्रेजेंटेशन भी होती है रिपीट होने वाले नंबर्स की, आप बेहतर तौर पे ये करते हैं रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट के बाद आप वो नंबर जो रिपीट हो रहा है वो लिख के उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, जो कि पता चलता है कि भाई ये रिपीटिंग डेसिमल ये वाला नंबर है, रिपीट हो रहा है जो। इसी तरह एक नंबर है 0.14759 तो इसमें हम देखते हैं कि भाई 14759 वो चीज़ है जो रिपीट हो रही है और ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, तो ये भी रिकरिंग डेसिमल है, ये भी रैशनल नंबर होगा। इस तरह 0.33333 है, इसमें थ्री का जो पार्ट है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। तो अब आगे हम देखेंगे कि भाई इन सारे रैशनल नंबर्स को कैसे असल में इस फॉर्म में देखा जाए कि भाई वो वाकई रैशनल नंबर हमें नज़र भी आए। मतलब कि हैं तो रैशनल नंबर, कुछ एक्सपीरियंस के बाद आप भी ये रियलाइज़ कर जाएंगे कि देखते सार आप नंबर को बता देंगे कि भाई ये रैशनल है। लेकिन आप इसको सॉल्व किस तरह करेंगे पेपर पे, ये भी हम देखेंगे। और पेपर में सॉल्व करने के साथ साथ आप इसी को कैलकुलेटर पे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो चलते हैं आगे एग्जांपल्स की तरफ। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि भाई अगर कोई भी हमारे पास नंबर है जो कि रिकरिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में नज़र आए, जैसे कि पी बाई क्यू की फॉर्म है कि हम कह सकें कि ये रैशनल नंबर है। अच्छा, तो सबसे पहला पार्ट जो है इसका, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। पहला पार्ट है 0.25, ये काफ़ी आसान है। आपने देखेंगे भाई 0.25 है तो अगर मैं इसके दो डेसिमल प्लेसेस राइट को शिफ्ट कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जैसे हम इसको कह लें आपके मल्टीप्लाई कर लें 1 से, तो कोई इशू नहीं है ना। इसी तरह हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि भाई इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 0.25 इंटू 100/100 से, ऐसे ही है। इसका मतलब अगर 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 25/100। इसको इवन सिंपलर आपने अगर देखना हो तो आप बस ये कह लें कि भाई अगर डेसिमल प्लेस जो है 0.25 है, इसकी इस जगह पे है अभी, तो इसको हम टुवर्ड्स द राइट अगर एक बार शिफ्ट करें तो हमें डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। और अगर टुवर्ड्स द राइट हमें दो बार शिफ्ट करके यहाँ लेके आए तो हमें डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है कि 0.333 को हमने कन्वर्ट करना है। अब ये कौन सा नंबर है कि भाई हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि भाई ये वाला जो नंबर है ये है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब क्या, जैसे रिवाइज कर लें कि भाई वो जो डेसिमल बार बार आता है और सेम ही रहता है बार बार। तो 333 में 3 देखें बार बार आता जा रहा है। अब हमारा इसमें मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि भाई सवाल को हल इस तरीके से करेंगे कि इसका जो पार्ट है ना जो कि रिकरिंग है, मतलब कि जो अगेन अगेन बार बार चल रहा है, उसको हम अलग कर लें किसी तरह से। अगर वो अलग हम कर लेंगे तो हम इसको फिर लिख सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। अच्छा, तो इसको आप अलग किस तरह से करेंगे? तो एक सिंपलर सा तरीका है, कभी भी अगर रिकरिंग डेसिमल आए तो आपने ये करना है कि इसमें जो पार्ट रिपीट होता है ना, मतलब कि जो डिजिट रिपीट होता है, मसलन इसमें 3 रिपीट हो रहा है, हो सकता है किसी के अंदर 14 रिपीट हो रहा हो, उस उतने जीरो से आपने मल्टीप्लाई कर देना। मसलन 3 अगर रिपीट हो रहा है तो एक जीरो होगा ना, तो 10 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अब ये हम आगे भी एक एग्जांपल करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी, अगर यहाँ पे पूरी उस तरह से समझ नहीं आई। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो अगर हमारे पास था x इज इक्वल टू 0.333, इसको डॉट डॉट इस तरह किसी भी कर सके लिख सकते हैं, या आप इसको बेहतर तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.3 और इसके ऊपर आप एक बार डाल दें। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा दोनों साइडों पे 10 से तो क्या हो जाएगा कि लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 10x और राइट साइड पे आ जाएगा 3 पॉइंट, और आगे 3 तो चलता चला जा रहा है तो हम फिर इसको लिख सकते हैं कि ये 3333 है। इस तरह डॉट डाल लें या फिर आप लिख लें कि भाई 10x इज इक्वल टू 3.3 विद अ बार।
अब अगर ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली या ये वाली दोनों सेम है, किसी को एक को भी आप कह लें कि भाई ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप कह लें कि भाई ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं चाहता हूँ कि इस इक्वेशन में से मैं ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूँ ताकि जो इसका रिकरिंग पार्ट है ना, इसको देखें यहाँ पे भी ये एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी ये एग्जिस्ट करता है, ये सब्ट्रैक्ट होकर ज़ीरो हो जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारे पास एक नंबर रह जाएगा जिसमें कि डेसिमल पार्ट नहीं होगा, उसका डेसिमल पार्ट ज़ीरो होगा। तो हम लिखते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब इधर एक और चीज़ भी देख लेते हैं कि भाई जब इस तरीके से आप लाइन लिखते हैं तो वो कौन सी वाली इक्वेशन को आपने इधर पहले लिखना होता है, कौन सी बाद में। देखें जो भी इक्वेशन आप कहेंगे ना कि माइनस साइन से पहले आती है, उस वाली इक्वेशन को आपने लिखना होता है फ्रॉम के बाद, ठीक है। तो मसलन मैं चाहता हूँ माइनस साइन से पहले ये आए तो इक्वेशन 2 नंबर लिख देंगे यहाँ पे, और माइनस साइन के बाद हम कहते हैं कि भाई ये वाली इक्वेशन आए तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 लिख देंगे। तो 1 हम कहेंगे 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक बार वापस जाके देख लें, ये था 3.3 विद अ बार माइनस 0.3 विद अ बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.3 विद अ बार माइनस 0.3 विद अ बार। या आप अगर दूसरे तरीके से आपको समझ आती है तो आप इसको इस तरीके से लिख लें कि 3.3333 है जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, माइनस 0.3333 है, ठीक है। और यहाँ पे वही आ जाएगा कि 10x माइनस एक्स। अब 10x माइनस एक्स, एक x कम हो जाएगा, क्या रह जाएगा 9x। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर भी 0.33 का पार्ट है और इसके अंदर भी वही पार्ट है, तो ये सब्ट्रैक्ट होके कट जाएंगे ना, ये खत्म हो जाएगा और 3 में से 0 निकलेगा तो 3 रह जाएगा। तो ये आ गया 3। x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 इधर ही रहेगा, 9 आके डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा 1/3। अच्छा, अब एक चीज़ हमने इसमें और देखनी है, वो ये कि भाई जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि हमारे जितने कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि हम करना तो हम ये चाहते हैं कि भाई पेन से ही करें सारे के सारे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कैलकुलेटर भी आपको हल करके दे सकता है। यहाँ के मतलब अगर हल करके भी नहीं भी देगा तो इस हद तक हल कर देगा कि उनके आंसर्स आपको नज़र आ जाएंगे, तो आप ये चेक कर सकेंगे कि भाई आपका जो भी आंसर है वो सही है या नहीं। इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई मैं ये तो नहीं चाहता कि आपको पेन से सॉल्व करना ना आता हो, लेकिन इससे सिर्फ ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, एग्ज़ाम बैठे और बंदे को 100 तरह की टेंशन्स हो जाती हैं, कंफ्यूज होके गलत कर देता है, तो वहाँ पे आप अपने आंसर को एक बार चेक कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि भाई जो मैंने सवाल हल किया है वो ठीक है। तो हमने भी एक ये रिकरिंग डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना है, हम देखेंगे कैलकुलेटर पे कि भाई ये क्या कैसे कन्वर्ट होगा फ्रैक्शनल फॉर्म में और क्या आंसर 1/3 ही आएगा। तो आप इसको लिख लें अपने कैलकुलेटर पे 0.3। अब ये वहाँ पे आपने देखा होगा 3 मल्टीपल टाइम्स है, तो आपने यहाँ पे भी इसको मल्टीपल टाइम्स लिखना है इतनी दफ़ा कि यहाँ पे एक एरो बना आ जाए। तो मैंने इतनी दफ़ा लिखा तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी लेफ्ट साइड पे ये एरो बना हुआ आ गया। अब आप इसको जो है ना इक्वल टू प्रेस करें तो ये देखें इसको कन्वर्ट करके बता देगा कि भाई ये 1/3 है, ठीक है। अच्छा, अब अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जैसे जैसे हमें कहीं पे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम ले आएंगे इसको और उसमें हम फर्दर चीज़ें भी देखते जाएंगे उसमें। आगे चलते हैं भाई, इसका थर्ड पार्ट है 2.3 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक दे रैशनल नंबर में। सो 2.3 विद अ बार। तो 2.3 कैसे कन्वर्ट होगा कि अब हमने देखना है कि भाई 0.3 इसका रिपीटिंग पार्ट है जिस तरह उसमें था, तो सबसे पहले कह लेंगे कि भाई x को ले लेते हैं 2.3 विद अ बार, एंड फिर हम कह देंगे कि भाई मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स विद 10, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 23.3333 एंड सो ऑन। तो अब हम कह देंगे इसी तरह, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, एंड हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप लिख लेंगे भाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.3 माइनस, ओ सॉरी 23.3 माइनस 2.3। तो अब 0.3 वाला पार्ट जो कि रिकरिंग है वो ख़त्म हो जाएगा, तो 23 माइनस 2 क्या आ जाएगा 21। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x, तो x क्या बन गया 21/9। इसको हम लिख सकते हैं कि हम इसको 3 से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करें, 3 7 ज़ा 21 और 3 3 ज़ा 9, तो 7/3 आ गया।
इसको भी वंस अगेन हम कहते हैं कि भाई हम उसी तरह से चेक कर सकते हैं कि नहीं कैलकुलेटर के ऊपर। तो पहले आप ट्राई करें, उसके बाद मैं करता हूँ। तो आई होप कि आपने ट्राई कर ली होगी। तो अब हम देखते हैं इसको कैलकुलेटर के ऊपर 2.33 आप लिखते जाएं जब तक कि वो एरो ना आ जाए। ये एरो आ गया, इक्वल दबाएं, देखिए 7/3 आ गया जो कि आपका आंसर था। फर्दर मूव ऑन करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अच्छा ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं आपको बताता हूँ, ये भी बड़ी आसानी से हम इसको भी हल कर लेंगे कि 0.142857, और इसमें फिर एक रिपीटिंग पार्ट है। तो लिख लेते हैं सवाल को पहले। पार्ट 4, 0.142857 और 142857। अब ये देखते हैं कि भाई इसमें रिपीट हो रहा है कोई पार्ट, तो हम थोड़ा सा इस पे अगर ध्यान दें तो हमें ये नज़र आता है कि भाई ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है इसके अंदर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई लेट सपोज के x इज इक्वल टू है 0.142857, 142857 एंड सो ऑन। तो इसको हम, चूंकि हमें मिल गया कि पार्ट रिपीटिंग क्या था, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 0.142857 विद अ बार, कि भाई ये चीज़ रिपीट हो रही है इसमें। अब हम चाहते हैं कि ये चीज़ हम अलग कर लें, तो अलग किस तरह करेंगे? हमने कहा था कि भाई जितने रिपीट होने वाले इंटीजर्स होंगे उनको हम उतने ज़ीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे वन को। तो ये बन गया एक, देखें यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। छः बार हम इसको आगे अगर लेके जाएं तो फिर वो वाला पार्ट हमारे पास दोबारा से आ जाएगा 0.142857 वाला। तो हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को। तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, अब लिखने में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोथ साइड्स बाय वन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा x, और इस तरफ को क्या आ जाएगा 14285 अब ये कैसे आ गया कि भाई ये अगर आप यहाँ पे आएँ इस वाली इक्वेशन को देखें तो आपको नज़र आएगा कि भाई ये 14285 के इतनी बार मल्टीप्लाई अगर हो गया और पॉइंट यहाँ पे आ गया तो उसके बाद बाकी वाला पार्ट तो उधर ही है और वो रिपीट होता रहेगा, तो इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो बार अभी भी इसी के ऊपर एज सच ही आ जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि भाई हमने इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन नंबर 1 थी अगर, और इसको हम कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये पॉइंट के बाद वाला पार्ट है ना, जो कि आप इस वाली इक्वेशन से मैच करता है और हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि भाई हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये क्या बन जाएगा 14285.14287, ये आ गया। और इसमें से माइनस हो जाएगा वो वाला पार्ट 0.142857, तो ये जो रिकरिंग वाला पार्ट है ये आ गया। अब इसमें से एक कम हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप इसको इवन कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं होगा। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट के जो है ये दोनों आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें ये दोनों पार्ट सेम है, तो ये माइनस होके ये वाला पार्ट कट जाएगा और इस नंबर में से 14287 में से ज़ीरो माइनस होगा तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो 14287 ही रह जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इतने टाइम्स अगर x है ये इक्वल टू है 14287 के, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 14287 ओवर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः बार नौ। अब यहाँ तक भी हमारा सवाल वैसे तो कंप्लीट है, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि भाई अभी ये सवाल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट तो हो चुका है, p बाई क्यू की फॉर्म है, दोनों ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है तो ये एक रैशनल नंबर ही। लेकिन हम फर्दर ये चाहते हैं कि इसको देख लें कि भाई अगर ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब कि आप कह लें कि इसकी बेस फॉर्म में आ सकता है कि नहीं। तो हम ये कैलकुलेटर की मदद से देख लेते हैं कि हम एक नंबर है 14287, इसको हम अगर डिवाइड कर लें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः बार नौ से, तो ये आ जाता है 1/7। तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 1/7। अब यही चीज़ हम वंस अगेन चेक कर लेते हैं कि भाई क्या ऐसे है भी।
या नहीं है, तो कैलकुलेटर से हम चेक कर लेंगे। जैसे कि हमने पहले कहा था कि कोई भी सवाल जो कि हो सके कैलकुलेटर से एटलीस्ट चेक हो सके, उसको हम चेक करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर वो आता है ऐसे कि नहीं आता। 14287, इधर मैं गलती मेरे ख्याल में कर गया हूँ, 2 इधर 8 आएगा। तो अब एरो बना हुआ आ गया। अब हम इधर जाके इक्वल दबा देंगे, देखें कन्वर्ट इसने करके बता दिया कि भाई 1/7 आ गया है। पार्ट 5, 0.01001001 0001 काउंटर 0 एंड 1 एंड सो ऑन। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे कि भाई रिपीटिंग पार्ट कौन सा है। अच्छा, पॉइंट के बाद आप गौर करें तो एक बार सीक्वेंस तो एक इवन बन रहा है कि पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 बार 0 आया, फिर 1 आया, फिर 3 बार 0 आया, फिर 1 आया, लेकिन कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि मैं इसमें से निकाल सकूं कि भाई रिपीट हो रहा है। जैसे मैं अगर कहूँ कि भाई 0 1 रिपीट हो रहा है, 0 1 के बाद वो 0 0 1 आता है तो रिपीट नहीं हो रहा। अच्छा, मैं देखता हूँ कि भाई शायद 0 1 0 0 रिपीट हो रहा है, तो 0 1 0 0 के बाद फिर 1 0 0 आ जाता है, फिर 0 1 0 0 आता है, तो ये तो रिपीट नहीं हो रहा। तो इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो कि हम कह सकें कि भाई ये रिपीट हो रहा है इसमें। तो ये एक ऐसा नंबर है कि जो नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मतलब कि बार बार सेम पार्ट नहीं आ रहा। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई जो नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब कि जो रिकरिंग अगर नहीं होते, वो वाले जो हैं वो रैशनल नंबर्स ही नहीं होते। तो इसको तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते रैशनल नंबर की फॉर्म में, तो हम इसमें सिंपली लिख देंगे कि द गिवन नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर। पार्ट 6 पे आ जाए। अगेन इस वाले सवाल में भी हम ये देखते हैं कि भाई जो नंबर है, पहले हम पॉइंट के बाद चले जाएंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे कोई पार्ट जो रिपीट हो रहा हो। हम देखते हैं कि 1 2 है, उसके बाद 1 एक बार 2 बार आता है, फिर 2 2 है, फिर उसके बाद 1 3 बार आता है। तो हमें कोई भी पार्ट ऐसा मिलता नहीं है कि ये जहाँ पे जो कि हम कह सकें कि भाई ये इसके पार्ट की वजह से ये वाला नंबर जो कि है वो रैशनल नंबर है। तो हम फिर अगर ये नहीं प्रूव कर सकते कि भाई ये रैशनल नंबर है, रिकरिंग है, कहीं पे आ रहा है या नहीं आ रहा, तो फिर हम सिंपली ये कह देंगे कि ये वाला नंबर भी जो है ये इर्रेशनल नंबर है। इसमें भी आप देख लेंगे कोई पार्ट ऐसा है जो कि आपको नज़र आ रहा हो कि भाई ये रिपीट हो रहा है। तो मैं इसमें देखता हूँ पहले कि भाई पॉइंट के बाद देखेंगे 4 है, 1 है, फिर 4 है, लेकिन अब दोबारा अगर रिपीट होना होता तो 4 1 4 होना चाहिए था, वो नहीं आया, फिर 2 आ गया, 1 आ गया, मतलब कोई भी पार्ट मैं ऐसा नहीं बता सक रहा कि ये रिपीट हो के बार बार आ रहा हो। तो फिर ये वाला भी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि भाई ये भी जो है एक इरेशनल नंबर है। तो इसी में भी हम इसी तरह लिख देंगे कि इरेशनल नंबर है। आगे चलते हैं, अगला पार्ट है हमारे पास। अगले हम 8 9 और 10, ये सारे पार्ट्स ये सारे इरेशनल नंबर्स के हैं। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं कि देखने के लिए कि भाई कोई पार्ट ऐसा तो नहीं है जो रिपीट हो रहा हो और हम कहीं पे इनमें मिस कर गए हों। आप भी देखें इसको साथ साथ। तो अब देख लें कि भाई पहले पार्ट 8 पे आ जाते हैं। पार्ट 8 में देखते हैं कि भाई कोई पार्ट रिपीट जो हो रहा हो। तो क्वेश्चन 8 में हम देख रहे हैं कि भाई 3 2 0 है पॉइंट के बाद, उसके बाद है 5 0, फिर 8 0, तो कोई पार्ट भी ऐसा नहीं जो रिपीट हो रहा हो, इरेशनल नंबर है। इसी तरह 9 पे आ जाएं, इसमें देखें भाई 7 0 9 9 7 5 9, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं जो रिपीट हो रहा हो, तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया। अब ये वाला क्लासिक एग्जांपल है पाई की। ये बेसिकली आप अगर देखें ये अप्रोक्सीमेशन है पाई की। पाई जो आप इस तरीके से भी लिखते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे भाई कोई पार्ट है ऐसा जो रिपीट हो रहा है, 3 पॉइंट आगे 1 4 1 5, ये तो बल्कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ डिजिट्स तक जाता है और इसमें कोई भी रिपीटिंग डेसिमल नहीं आया। अगर हम इसमें कंफ्यूज हमने इस चीज़ से नहीं करना कि हमने अक्सर देखा होगा कि पाए को लिख सकते हैं 22/7। अब 22/7 में लिख तो सकते हैं इसको, लेकिन ये एक इसकी अप्रोक्सीमेशन है। ये ऐसे नहीं है कि 22/7 से यही निकला हो, क्योंकि काफ़ी डिजिट्स आगे हम जाके देखेंगे तो ये 22/7 असल जो पाई की वैल्यू है उससे साइड पे हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो ये भी बेसिकली इरेशनल नंबर है। तो इसलिए हम इन तमाम सवालों के जवाब में ये लिख सकते हैं कि भाई ये गिवन नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। इस एग्जांपल में हमने ये देखना है कि अंडर रूट 2 जो कि है वो एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, आप अब मैथ्स में आप अक्सर चीज़ें देखेंगे कि जब भी कोई कोई चीज़ आपने प्रूव करनी होती है ना, तो एक प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन होता है। इसमें ये होता है कि भाई आप पहले बजाय इसके कि आप ये करें कि भाई जो प्रूफ उसने कहा है आप कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं उससे। मतलब कि अभी वो कह रहा है कि भाई आप प्रूव करें कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, आप कहेंगे कि भाई मैं एज्यूम करता हूँ
कि या करती हूँ कि भाई अंडर रूट टू जो क्या है वो रैशनल नंबर है। तो आपने एज्यूम कर लिया कि भाई अंडर रूट टू एक रैशनल नंबर है, तो आप फिर उस एजम्पशन को लेकर चलेंगे और इस बात को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि अंडर रूट टू रैशनल है। तो अगर आप ये प्रूव करने में नाकाम हो गए तो इसका मतलब है कि वो तो रैशनल नहीं है, तो फिर वो डेफिनेटली इरैशनल ही होगा। तो इन प्रूफ में चंद एक एग्जम्पशंस भी की जाती हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो हम वो एग्जम्पशंस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या अंडर रूट टू एक वाकई रैशनल है या इरैशनल नंबर है। तो चलिए आप सपोज कर लेते हैं कि भाई अंडर रूट टू वो एक रैशनल नंबर है। तो अगर अंडर रूट टू रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि अंडर रूट टू को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जैसे कि हमने कहा था कि भाई कोई भी जो रैशनल नंबर है वो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू लिखा जा सकता है, और हमने इस पर एक कंडीशन लगाई थी कि क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा। फर्दर मोर हम एक चीज़ और इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि पी बाई क्यू अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। अच्छा, अब किसी भी नंबर का उसकी लोएस्ट फॉर्म में होने का ये मतलब है कि जैसे सपोज कर लेते हैं कि एक नंबर है, समझने के लिए सिर्फ 6/3 एक नंबर है, ये भी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। लोएस्ट फॉर्म इसकी क्या होगी कि जितनी डिवाइड करके आप इसको लोएस्ट में लेके आ सकते हैं वो इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी। मतलब कि अगर थ्री देखें, थ्री को अगर आप ऊपर नीचे इसको डिवाइड करें थ्री से तो नीचे वन आ जाएगा, ऊपर टू आ जाएगा। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म बेसिकली टू है। इसी तरह अगर आप एक नंबर ले लेते हैं मतलब 8/, आप कर लें टू का, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म फोर है। आप कर लें 18/3, तो ये आ जाएगी सिक्स, इसकी लोएस्ट फॉर्म है। और इसी तरह कोई अब एग्जांपल हो जिसमें कि नीचे भी नंबर रह जाता है ना, मसलन आप कह लें 8/6, तो ये आ जाएगा टू से अगर करें इसको ऊपर नीचे डिवाइड तो टू फोर ज़ार एट और टू थ्री ज़ार सिक्स, तो ये 4/3 इसकी लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप कि इस तरह से आपको लोएस्ट फॉर्म जो है वो एटलीस्ट समझ आ गई होगी। तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम अपने सवाल पे वापस आते हैं। अच्छा, अब हमने ये प्रूव करना है यहाँ पे कि भाई ये जो है वो रैशनल नंबर है। अगर हम ये ना कर सके तो हम कह देंगे भाई ये रैशनल नंबर है। अजम्पशन हमारी क्या है, एक क्यू ज़ीरो नहीं है, मतलब इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, दूसरा पी बाई क्यू इस टाइम पे जो लिखा हुआ है ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम अब कहते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं पहले सबसे। ये हमारे पास आ जाएगा टू इज इक्वल टू पी स्क्वेड बाय क्यू स्क्वेड। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू स्क्वेड अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाए तो हम कह देंगे कि पी स्क्वेड इज इक्वल टू टू टाइम्स क्यू स्क्वेड। अब अगर कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हो कि उससे टू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पी स्क्वेड जो कि है वो एक इवन नंबर है। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि भाई पी स्क्वेड एक इवन नंबर है। सपोज कर लें कि क्यू स्क्वेड कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, इसको आप टू से मल्टीप्लाई करें। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ थ्री, खुद ये एक ऑड नंबर है ना, इसको मैं टू से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा सिक्स, जो कि इवन नंबर है। और अगर एक और मैं नंबर लेता हूँ जो कि खुद इवन नंबर है, उसको मैं टू से मल्टीप्लाई करूँ तो फोर आ गया, वो भी इवन नंबर है। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर खुद वो इवन हो या ऑड हो, उसको अगर आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एंड रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर ही होगा। तो इससे ये पता चलता है कि भाई पी स्क्वेड जो कि है वो एक इवन नंबर है। अब पी स्क्वेड किस चीज़ से बना है, पी स्क्वेड बना है पी इंटू पी से। ऐसे लिख सकते हैं इसको कि पी इंटू पी है यहाँ पे, और ये हम कहते हैं क्यू स्क्वेड के इक्वल है। अब ये इवन नंबर है एक पी इंटू पी। अब दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका एंड रिजल्ट इवन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद भी इवन नंबर ही होगा। वो कैसे, कि भाई देखिए अगर ये पी इंटू पी हमारे पास है तो हम कहते हैं कि भाई पी इंटू पी, अगर ये सपोज करें कि पी और पी होंगे तो सेम दोनों, तो हम सपोज करते हैं कि पी की वैल्यू थ्री थी, मतलब वो ऑड नंबर था, तो थ्री इंटू थ्री ये तो आ गया नाइन, तो ये तो नहीं हो सकता, इवन नंबर नहीं आ रहा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये दोनों पी खुद एक इवन नंबर होता, तो पी जो है टू इंटू टू करते हैं तो वो तो फोर आ रहा है, तो हाँ ये इवन नंबर है। इसका मतलब ये है कि भाई पी खुद एक इवन नंबर है। इस चीज़ से हम ये निकाल सकते हैं। अब पी चलें खुद एक इवन नंबर अगर है, तो पी अगर इवन नंबर है तो क्या मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भाई पी जो के है इसको टू टाइम्स पी बार के इक्वल कर लेते हैं, जबकि पी बार जो के है इसमें वो एक इवन नंबर है। अब ये इसको हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आगे अगर इसी पेज पे कंटिन्यू करें, अच्छा अब इसी को हम सब्सटीट्यूट करेंगे पी बार को किस वाली इक्वेशन में, हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में पी की वैल्यू को। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास टू पी बार इंटू टू पी बार इज़ इक्वल टू टू टाइम्स क्यू स्क्वेड। ये बन जाएगा फोर टाइम्स पी बार का स्क्वेयर इज़ इक्वल टू
टू टाइम्स क्यू स्क्वेयर। अब टू दोनों तरफ कॉमन एक फैक्टर आ रहा है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा टू टाइम्स पी बार का स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर। अब आप ये देखें कि आपको इसमें कोई सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। मतलब अगर मैं आपको एक ये रीअरेंज करके दिखाऊं, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू टाइम्स पी बार का स्क्वेयर, तो अब आपको किसी इक्वेशन से सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये इक्वेशन ए है, अगर आप इससे कंपेयर करें तो इक्वेशन ए और बी क्या सेम नहीं है, बस पी की जगह पे क्यू और क्यू की जगह पे पी बार आया हुआ है। तो अगेन वही लॉजिक लगाते हुए जो कि हमने पहले लगाई थी कि क्यू स्क्वेयर अगर टू टाइम्स पी बार का स्क्वेयर है तो किसी नंबर से टू से मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि क्यू का रिजल्ट बन रहा है, इसका मतलब है कि क्यू स्क्वेयर एक इवन नंबर है। अब क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वेयर बना रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई क्यू खुद भी एक इवन नंबर है। तो क्यू अगर एक इवन नंबर है तो हम लिख सकते हैं कि क्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये टू टाइम्स क्यू बार का इक्वल है भाई के, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर सॉरी, अब हम इसको करते हैं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन बी में क्यू की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर टाइम्स क्यू बार का स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स पी बार का स्क्वायर। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर टू होती जिस पे भी मैंने लिखा है, और ये मेरी इक्वेशन नंबर थ्री है लेट्स सपोज। अब इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री को अगर हम देखें तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में ज़रा लेके आते हैं, जैसे कि हमारा सवाल था जिस फॉर्म में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई इक्वेशन थ्री को हम डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन टू के साथ, तो ये बन जाएगा पी बाय क्यू इज इक्वल टू टू पी बार और टू क्यू बार। अब ये हमारी एजम्पशन से कर गया कॉन्ट्राडिक्ट। हमारी शुरू में एजम्पशन ये थी कि पी बाई क्यू अपनी लोएस्ट फॉर्म में होगा, लेकिन जब हमने अब इस चीज़ को प्रूफ जब कर लिया तो हम देख रहे हैं कि भाई दरमियान में ये रैशनल नंबर है, हमने ये चीज़ प्रूफ करने की कोशिश की, लेकिन ये पी बाई क्यू इन द फॉर्म ऑफ टू पी बार बाई टू क्यू बार आ गया। तो अब इसके यहाँ पे होने का मकसद ये है कि भाई ये कट सकते हैं आपस में भी, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म नहीं है, तो हमारी एजम्पशन गलत हो गई। जिसकी बेस पे अब हम ये कह सकते हैं कि भाई चूँकि हमारी एजम्पशन गलत हो गई है तो इसका ये इससे हमें पता लगता है कि वो एक रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर अंडर रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं है तो डेफिनेटली जो रैशनल नंबर नहीं होता वो एक इरैशनल नंबर होता है। तो फिर आप यहाँ पे बड़े मज़े के साथ लिख सकते हैं कि भाई हैंस प्रूव्ड अंडर रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। तो अब हम शुरू कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री। एग्जाम्पल नंबर थ्री में हमने ये प्रूव करना है कि अंडर रूट थ्री जो कि है वो एक इरेशनल नंबर है। हम इसमें भी सेम तरीके से चलेंगे जैसे कि हम लास्ट एग्जाम्पल में चले थे। तो वो दो तरीके होते हैं किसी भी चीज़ में, अगर आपने इस तरह प्रूव करना है ना कोई रैशनल है या इरेशनल है, तो एक तो तरीका ये है कि जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, इस तरह हमने लास्ट टाइम भी किया कि हम अगली एग्जाम्पल शुरू करते हैं। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट थ्री जो कि है ये एक इरेशनल नंबर है। करेंगे हम इस एग्जांपल को भी उसी तरीके से प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन ही करेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई अंडर रूट थ्री जो कि है वो इरेशनल नहीं रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और एजम्पशन हम वही सेम करेंगे, एक तो ये कि क्यू जो कि है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, और दूसरा पी बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसको अगर हम मैथ के टर्म्स में लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एच सी एफ ऑफ पी कॉमा क्यू जो कि है वो वन है, मतलब कि दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ हाईएस्ट पे अगर हम ढूंढें तो वो वन होगी। तो इसका मतलब है कि पी बाई क्यू इतनी लो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। ये चीज़ जो है ये इस चीज़ को इधर ना आप कह लें एजम्पशन को बता रही है कि भाई पी बाई क्यू अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। अगर हम इस इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से कि थ्री इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो मैं कहूँगा कि भाई पी स्क्वेड इज इक्वल टू थ्री टाइम्स क्यू स्क्वेड है, और इसको वंस अगेन मैं रीअरेंज करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि क्यू स्क्वेड जो कि है वो पी स्क्वेड बाय थ्री है। अब इसको रीअरेंज करने का मकसद बताता हूँ कि ये इक्वेशन हमें कुछ बता रही है। असल में ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि पी स्क्वेड जो है ना वो एक मल्टीपल ऑफ थ्री है, क्योंकि अगर ये मल्टीपल ऑफ थ्री होगा ना तभी ये थ्री से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पी स्क्वेड मल्टीपल ऑफ थ्री कैसे है कि भाई देखें, पी स्क्वेड डिवाइड बाई थ्री है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई ये है इक्वल टू पी इंटू पी डिवाइडेड बाई थ्री। तो पी के अंदर कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि इसको डिविजिबल बाय थ्री बना रहा है। अब ये डिविजिबल बाय थ्री कब होगा, अब इसका मतलब ये है कि पी के साथ कोई नंबर होना चाहिए कि भाई ये थ्री हो, जैसे यहाँ पी सिक्स हो, तो फिर ये ऐसा नंबर है कि भाई जो कि डिविजिबल बाय थ्री है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि पी जो कि है वो इज इक्वल टू थ्री टाइम्स पी बार है।
तो अगर ये 3 टाइम्स पी बार हो तो फिर ये डिविजिबल बाय 3 बन जाएगा। तो हम लिख लेंगे कि भाई ये एजम्पशन हम कर लेते हैं कि भाई पी जो कि है वो ये एजम्पशन नहीं, हम हमें कहना चाहिए कि हम ये डिड्यूस कर लेते हैं कि पी जो कि है वो 3 टाइम्स पी बार है। ये हमने इस वाली इक्वेशन नंबर 1 से डिड्यूस किया कि पी जो कि है वो 3 टाइम्स पी बार होना चाहिए उसको 3 से डिविजिबल होने के लिए। तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन ए को इक्वेशन 1 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि क्यू स्क्वेयर जो कि है वो हो गया 9 टाइम्स पी बार का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें तो आपके पास आ जाएगा क्यू स्क्वेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी बार का स्क्वेड। ठीक है, इसको आप रीअरेंज कर लें तो आप कर लें पी बार का स्क्वेड इज इक्वल टू क्यू स्क्वेड बाय 3। अब ये देखें ये इक्वेशन मुझे बहुत मिलती जुलती लग रही है इक्वेशन नंबर 1 से, क्या ऐसे ही नहीं है? तो सेम लॉजिक को लगाते हुए कि भाई क्यू स्क्वेड अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हम देखें कि भाई क्यू स्क्वेड जो कि है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई क्यू स्क्वेड के अंदर कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 3 है, तभी ये डिविजिबल है। अब क्यू स्क्वेड में कोई एक ऐसा नंबर क्या होगा, अगेन वही लॉजिक फॉलो करते हुए कि भाई 3 टाइम्स होगा कोई नंबर, मतलब कि क्यू जो कि है वो हो सकता है 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, इसी तरह कोई भी इस तरह का नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है ये। ठीक है ना, जिस तरह ये मैंने लिखा है ये 3 टाइम्स 1 है, ये 3 टाइम्स 2 है, ये 3 टाइम्स 3 है, ये 3 टाइम्स 4 है, बेसिकली मल्टीपल ऑफ 3। तो मैं इसलिए मैं क्यू को लिख सकता हूँ इस तरह से कि क्यू जो कि है वो 3 टाइम्स क्यू बार है। और जबकि क्यू बार कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 में से। तो सेम एजम्पशन जैसे हमने पहले की थी, डिडक्शन सॉरी, वंस अगेन मैं वही गलती कर रहा हूँ। तो सेम डिडक्शन जो कि हमने पहले की थी तो उसके बेस पे हम सेम डिड्यूस करते हैं यहाँ पे भी कि क्यू जो कि है वो है भाई 3 टाइम्स क्यू बार। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे हम आगे लिख सकते हैं, यही वाली सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, इसको हम कह देते हैं कि भाई ये इक्वेशन हमारी बी है। और तो हम इसको ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा पी बार का स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 टाइम्स क्यू बार के होल पे स्क्वेयर ओवर 3, दैट बिकम्स 9 क्यू बार का स्क्वेयर ओवर 3। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है उसकी तरफ आते हैं। आप इस वाली इक्वेशन को देखें जो इक्वेशन ए है और इक्वेशन बी है, और लास्ट वाले एग्जांपल को थोड़ा सा याद कीजिएगा। तो आपको याद आएगा कि हमने पहले भी इसी तरह से कंक्लूड किया था और अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारी कुछ एजम्पशंस थी। हमारी उनमें से एक एजम्पशन थी क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऐसी तो हमने इधर कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा क्यू ज़ीरो आ रहा है, तो ये तो ठीक है। दूसरी एजम्पशन हमने की थी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पी बाई क्यू 1 होना चाहिए। अब मैं करता ये हूँ कि इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से डिवाइड कर देता हूँ ये देखने के लिए कि क्या हमारी दूसरी जंक्शन भी होल्ड अभी तक कर रही है या नहीं कर रही। तो पी बाई क्यू बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 पी बार डिवाइडेड बाय 3 क्यू बार। अब ये वाली assumption हमें पता लगा कि वंस अगेन होल्ड नहीं कर रही, क्योंकि इन दोनों का एच सी एफ इस टाइम पे क्या आ रहा है, अगर एच सी एफ मैं भी निकालूँ इन दोनों का, एच सी एफ ऑफ पी कॉमा क्यू मेरे पास अभी आ रहा है 3, जो कि 1 के इक्वल तो नहीं है, और हमने तो कहा था कि भाई एच सी एफ को 1 होना चाहिए। तो वंस अगेन हमारी जो कि एजम्पशन थी उनसे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन के तहत हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारी एजम्पशन थी वो गलत हो गई कि भाई ये रैशनल नंबर नहीं बना। हमने इसको प्रूफ करने की कोशिश तो की कि ये रैशनल नंबर हो, लेकिन हमें प्रूफ से पता चला कि भाई ये तो रैशनल नंबर बनता ही नहीं, जो हम एजम्पशन करते हैं उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, अब इसी प्रूफ की बेसिस पे आप किसी भी नंबर को आया कि वो 5 है, 7 है, 11 है, मतलब कोई भी नंबर है, आप ये प्रूव कर सकते हैं कि भाई वो रैशनल नंबर है या वो इर्रेशनल नंबर है। तो इससे आपके हाथ में एक टूल आ गया ना कि कोई भी प्राइम नंबर हो जाए, कोई भी प्राइम नंबर, उसको आप ये प्रूव कर सकते हैं कि वन रैशनल है या इरेशनल है। तो एग्जाम में आपसे वो पूछ लें कि भाई बताओ कि भाई अंडर रूट 5 क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं, आप इससे प्रूव कर सकते हैं। हाँ, गिवन ये कि ये प्रूफ तभी वैलिड होगा कि जब ये अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर आए वो एक प्राइम नंबर हो। तो अंडर रूट 5 आ गया, अंडर रूट 7 आ गया, अंडर रूट 11 आ गया, अंडर रूट 2 आ गया, आप इस प्रूफ से इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये इरेशनल नंबर हो। तो बेसिकली इस सवाल का जो सोल्यूशन है वो आपको कह लें कि इस चीज़ का सोल्यूशन मिल गया कि जब स्क्वायर रूट ऑफ एन आ जाए और एन जो कि है वो एक प्राइम नंबर हो, तो आप ये बता सकते हैं कि भाई ये जो अंडर रूट ऑफ एन है ये एक इरेशनल नंबर ही होता है।
करेंगे कैसे? प्रूफ बाय डिडक्शन करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रूफ बाय सॉरी कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे। करेंगे कैसे? आप सबसे पहले कहेंगे कि भाई मैं तो कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ इस बात से कि अंडर रूट एन जो भी नंबर है ये इरेशनल है। आप कहेंगे ये तो रैशनल होता है। तो आप ले लेंगे भाई अंडर रूट ऑफ वो नंबर जो भी है, वो सपोज वो 7 है। आप कहेंगे भाई ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और क्यू जो कि है वो ज़ीरो नहीं होता। और फिर आप कहेंगे भाई एच सी एफ जो कि है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पी और क्यू का 1 होना चाहिए। यही इस चीज़ को बता रहा है कि भाई पी बाई क्यू अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है। फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो एक इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी जो कि हमने पहले भी देखी थी। फिर फर्दर आप क्या करेंगे कि भाई जब आप इस तरह की फॉर्म की इक्वेशन में पहुंच जाएंगे, इसको रीअरेंज करके सिंपल, तो आप रीअरेंज करके आप ये देख सकेंगे कि भाई ये पी स्क्वायर है, ये डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से। जैसे सपोज करें आपकी बार ये 7 से डिवाइड हो रहा हो, तो आप ये जान जाएंगे कि भाई 7 चूंकि एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसी से डिविजिबल तभी हो सकता है कि वो अपने आप से डिविजिबल हो या 1 से हो। तो आप कहेंगे कि भाई ये अपने आप से डिविजिबल हो रहा है, तो आप कहेंगे कि भाई जो इसका मतलब है पी जो कि है वो 7 टाइम्स पी बार होगा। तो आपके केस में यहाँ पे आ जाएगा कि पी जो कि है वो 7 टाइम्स पी बार है। तो इधर आप लिख देंगे 7 टाइम्स पी बार। तो इसको आप फर्दर प्रूफ करते जाएंगे, तो यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे ना इस जगह पे, तो इधर आपके पास खुद ब खुद ही आ जाएगा क्यू को जो है वो भी 7 टाइम्स क्यू बार होना चाहिए। जब पी 7 टाइम्स क्यू बार आ जाएगा, क्यू 7 टाइम्स क्यू बार आ जाएगा, फिर आप इधर आएंगे फर्दर प्रूफ करते हुए, आप पी बाई क्यू की फॉर्म लिखेंगे, वो बन जाएगी जी 7 टाइम्स पी बार ओवर 7 टाइम्स क्यू बार। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो लोएस्ट फॉर्म में है ही नहीं, इसको तो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए था। ये तो हमारी एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। इसका मतलब है कि ये एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं हो सकता।